देखो अभी से मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ पर नोट्स ध्यान रखना, आगे भी आएगा ये सब चीज। नोट्स में ध्यान रखना कि हम आगे जाकर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको ई से हम लोग डिनोट करेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट? हाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट? चलो, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम अगर इक्विवेलेंट। हाँ, अगर एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर्स, ये ध्यान रखना। अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम्स होगा तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर्स। ये ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, आगे आएगा ये सब चीज। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस, तो क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है? 23/1। 23/1। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, तो बताओ सल्फेट, ये जो सल्फेट आयन है इसका एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर कितना है? देख लो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये 96/2, 96 या 98 होगा इसका। सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है, इसलिए कितना हो जाएगा? 32। तो ये 4 ऑक्सीजन 16, 64 ना? 64। हाँ 64, ये 6 96 और 9, 96 में 4 और 48। हाँ चलो, तो ये हम, अगर मुझे एन फैक्टर्स का नॉलेज है तो हम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वी नो ऑलमोस्ट द मोलर मास। तो अगर मोलर मास हम लोग जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लेंगे। चलो एक आइडिया दे दिया। अब अगर मुझे सॉल्ट का एन फैक्टर्स निकालना है, सॉल्ट का एन फैक्टर्स, तो सॉल्ट का एन फैक्टर्स क्या होता है? सॉल्ट का मोलर मास बाय कैटायंस का आयन इनटू कैटायन नंबर ऑफ कैटायन। अच्छा चलो, ओके गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एन फैक्टर्स जो सॉल्ट का होता है, दैट इज सिंपली द टोटल चार्ज ऑन केटायंस ऑफ एन। एक ही बात है, आपका भी बोलना सही है कि फॉर सॉल्ट, सॉल्ट का जो एन फैक्टर्स होगा दैट इज टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, किसी पर देख लो आप, एनायन, ये निकाल लेंगे तो हम एन फैक्टर्स निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये सॉल्ट NaCl लिए, NaCl, तो NaCl का एन फैक्टर्स क्या होगा? यहाँ पर देखो, टोटल केटायन के ऊपर चार्ज, हम जानते हैं Na प्लस कैसे ब्रेक करता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो अगर केटायन के ऊपर टोटल चार्ज देखे तो भी 1, एनायन के ऊपर भी चार्ज देखे तो भी 1, तो इसका एन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? एन फैक्टर्स 1 हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं MgCl2, तो ये क्या होगा? पानी में डालेंगे तो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। अगर केटायन के ऊपर टोटल चार्ज देखे तो 1 × 2 दैट इज 2, और एनायन के ऊपर भी चार्ज देखेंगे तो 2 × 1, तो इसका भी एन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मानो कि AXBY है, तो इसका एन फैक्टर्स बताओ मुझे, इसको कैसे पहले टूट जाएगा बताओ? एन फैक्टर्स बताओ इसका। XY, हाँ, X × Y इज द एन फैक्टर्स। केटायन के ऊपर भी देख लो, चार्ज टोटल XY है, एनायन के ऊपर भी चार्ज XY है। इसी तरह बताओ, एल्युमिनियम अगर सल्फेट है तो इसका एन फैक्टर्स बताओ। 6, बिल्कुल 6 होगा। ये तो पता है ना, ये तोड़ना आपको आता होगा, ये 9th 10th में आप पढ़ लिए हुए। अभी नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। केटायन के ऊपर चार्ज देख लो, 2 × 3 6, एनायन के ऊपर चार्ज देख लो 2 × 3 × 2 दैट इज एन फैक्टर 6। तो सॉल्व का एन फैक्टर क्या? टोटल चार्ज ऑन केटायंस निकाल ले या टोटल चार्ज ऑन एनायन निकाल ले। उसके बाद
आयंस का एन फैक्टर्स देख लिए, सॉल्ट का एन फैक्टर्स देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एसिड का एन फैक्टर्स। एन फैक्टर्स ऑफ एसिड। देखो, एसिड का जो एन फैक्टर्स होता है दैट इज सिंपली द बेसिसिटी। अब ये समझना पड़ेगा बेसिसिटी होता क्या है। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल Hydrogen. H plus ion, हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ion। और वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H plus ion मतलब यहाँ पर लिख लेना हाइड्रोजन विच इज अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ब्रैकेट में लिख लेना, मेनली आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है। उसी को हम लोग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। उसी दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब एक एसिड कितना H प्लस आयन देगा। एसिड वही H प्लस आयन देगा जो कि ऑक्सीजन से अटैच होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। जिसका बेसिसिटी एक वन होगा, One हो, मतलब जिसको replaceable पानी में hydrogen डालने ion पर का। हाइड्रोजन का वन नाम है। वन हो। हाँ, जिसको पानी में डालने पर एक ही H प्लस आयन मिलता हो, दैट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। मोनो मतलब वन, बेसिक मतलब जिसका बेसिसिटी वन हो। तो इसका कुछ एग्जांपल जैसे दे देता हूँ, जैसे HCl। ये जितने भी आपका हाइड्रा एसिड हो गया, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं। जो भी आपका HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रा एसिड है। ये सब क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। ये पानी में डालने पर एक ही H प्लस आयन देते हैं। तो ये हाइड्रा एसिड जो भी आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोबेसिक एसिड। और ये सब क्या है, इसका एन फैक्टर्स वन है। इसी तरह चलो, इसी तरह डायबेसिक एसिड का एग्जांपल दे दो कुछ। डायबेसिक एसिड, H2SO4. H2SO4। बिल्कुल H2SO4, बिल्कुल बिल्कुल, H2SO4 डायबेसिक एसिड है। क्या H2SO4, क्या ये बताओगे ये कौन सा एसिड है, बताओ इसको कौन एसिड बोलते हैं। इसका नाम पता है, इसका नाम पता है। कार्बोलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाँ, Carbonic इसको acid. हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते कार्बोनिक एसिड। हैं। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सैलिक बोलते हैं। एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सब, ये भी पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन देगा, ये भी 2 हाइड्रोजन H प्लस देगा, 2 भी H प्लस ये भी देगा। तो ये सब कुछ सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डायबेटिक एसिड। इसी तरह ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल लिख लो एक। ट्राइबेसिक एसिड, H3PO4। हाँ H3PO4, H3PO4। ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड, मतलब जिसका बेसिसिटी 3 है। ये एग्जांपल है उसका।
एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ये जो फोस्फोरिक एसिड का 3 सीरीज था, अगर आपको याद हो, H3PO4 और दूसरा था H3PO3 और तीसरा था H3PO2। एक ध्यान रखना, इसका जो बेसिसिटी होता है दैट इज 3 होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तीनों एसिड का बेसिसिटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसका बेसिसिटी 3 होता है, इसका बेसिसिटी कितना होता है 2 होता है, और इसका बेसिसिटी कितना होता है 1 होता है। एक कैसे ध्यान रखोगे, अगर भूल गए तो कैसे ध्यान रखोगे, देखो जितना ऑक्सीजन है उसमें एक -1 कर देना, दैट विल बी बेसिसिटी। यहाँ 3 ऑक्सीजन तो 2 बेसिसिटी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो 1 बेसिसिटी, अगर भूल गए तो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दिखता है, हर एक में देखो 3 हाइड्रोजन दिखता है। ऐसा नहीं है कि जितना हाइड्रोजन दिखा उतना बेसिसिटी, ये बोलना गलत है। इसमें 3 हाइड्रोजन दिखा तो बेसिसिटी 3 बोल दिए तो गलत। तो इसमें ध्यान रखना, इसको स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो तीनों हाइड्रोजन जो है दैट इज लिंक टू क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये तीनों हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, ये तीनों हाइड्रोजन जो दिख रहा है कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड है। रिप्लेसेबल, हाँ रिप्लेसेबल है, एज इट इज लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, लिखा है ना ऑक्सीजन। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा होता है, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लिंक्ड है, और एक हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली फॉस्फोरस से लिंक्ड है। इसमें ये दोनों जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक, हाँ, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 है। इसमें एक ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लिंक्ड है, और 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से लिंक्ड है, और यही ओनली क्या, एसिडिक हाइड्रोजन से, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 है। याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा करते हैं ये। अब सर एक चीज ध्यान आपने जो रखना, बोला वो ऑक्सीजन का, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ऑक्सीजन से बोला, और सर आपने जो बोला कि वो ऑक्सीजन से बोला, वो क्या सबके लिए ही होगा या फिर हाँ ये तीन के मोस्ट लिए? ऑफ द जनरली 12th क्लास के लेवल के लिए ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द जो एसिडिक हाइड्रोजन होंगे ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, समझा। और इसलिए मैं यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लिख दिया हूँ। जैसे आप बोलोगे HF का हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये भी, फ्लोरीन भी तो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, हाँ समझा। हाँ। इसलिए मैं बोला जनरली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। बट वहां पर ब्रैकेट में देखा मैं चालाकी क्या मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी लिख दिया, और ये फ्लोरीन जैसे हो गया, क्लोरीन जैसे हो गया, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ही है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन से, समझा। इसीलिए ओके सर सर। वो तुरंत सर हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है सर, ऑक्सीजन से जुड़ा हाँ हुआ तुरंत दे हाइड्रोजन देता है, पानी में देंगे। तुरंत हाँ दे देता ऑक्सीजन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तुरंत पानी में डालेंगे वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज्यादा आयनिक कैरेक्टर्स हो गया है, ये पीरियोडिक टेबल से बताऊंगा। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया। अरे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया ना, तो ये टूटना चाहता है, समझा। पानी क्यों में बोलते हैं जाने ये के एसिडिक है, बाद हाँ, more the electronegativity difference, greater is the tendency of breaking of this bond. ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैं वहां पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि H3PO3 and H3PO2 आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
और इसका रीजन भी पूछते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बताओ? जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है। हाँ जो हाँ। दूसरे को रिड्यूस करता हाँ है सर। खुद ऑक्सीडाइज होता है। खुद ऑक्सीडाइज होना का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। नंबर और बढ़ना, हाँ। अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में बोले तो उसका हाइड्रोजन निकाल हाइड्रोजन देना। निकाल हाइड्रोजन देना। देना। हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन को निकाल तो देना। ये देखो, ये जो पीएच बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड है, ये समझो। ये है ना, देखो इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है, इन्हीं दोनों में पीएच बॉन्ड है। तो ये पीएच बॉन्ड आसानी से टूटेगा और ये हाइड्रोजन देगा। और ये हाइड्रोजन देने के कारण ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखना क्या चीज। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बताओ। सॉरी सर, हाँ आप बोल रहे हैं कि सर मतलब पी से अटैच है तो तुरंत टूट जाएगा। ऐसा होता तो सर ऑक्सीजन से बिना अटैच वो भी तो टूट जाता ना सर, तब तो सर हाँ बेसिसिटी फ्री हो जाता। टूट जाता, बट उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको ना ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर ना ये हाइड्रोजन ना H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये सर हाइड्रोजन सिंपली हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलेगा, H के फॉर्म में निकलेगा। H+ के फॉर्म में निकल रहा है इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला। और ये सिंपली हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में निकलेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करने का काम करेगा। सर ये समझ में? हाइड्रोजन हेलो सर, हाँ हाँ ये हाइड्रोजन आपने बोला जे वो हाइड्रोजन एटम से निकलेगा तो इफेक्ट क्या है, निकलने का इफेक्ट क्या है चाहिए तो ना। क्या चीज मैं बोल रहा हूँ सर उसको निकालने का इफेक्ट चाहिए तो क्या एसिड है? ना एसिड नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर उसको निकालने का एनी इफेक्ट चाहिए तो ना। इसको निकलने का क्या बोल रहे हो? थोड़ा क्लियरली बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। भाई इसको आपका निकलने, आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है। सर मेरा मैं आवाज बोल साफ रहा नहीं हूँ आ रहा। ये नहीं माइक सर, आपका आवाज बहुत साफ पड़ा है। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? थोड़ा क्लियरली बोलो, मुझे सर मैं सुनाई नहीं एक्चुअली दे रहा। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ वो हाइड्रोजन जो एटम निकलेगा वो निकलने हाँ, का फोर्स वहां से काज करना पड़ेगी तो। फोर्स कहाँ से? वो अपने आप पानी में डालने पर ना अपने आप फोर्स आ जाता है। पानी में जैसे डालने पर ना बहुत सारा फोर्सेस काम करते हैं। जैसे आगे मैं बताऊंगा कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब बहुत सारा फोर्स उसके अंदर काम करते हैं। तो उसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में आऊंगा तो बताऊंगा। हर एक चीज देखो, केमिस्ट्री में ये इवन कोई भी सब्जेक्ट में हर एक चीज का डिस्कस करने का एक प्रॉपर टाइम है। समझे ये चीज? प्रॉपर हाँ टाइम। सर। उसके पहले डिस्कस करूंगा तो आपको दिक्कत होगा, मैं तो बताकर निकल जाऊंगा। बट हर एक चीज को डिस्कस करने का अप्रोप्रिएट टाइम है, और मैं वही चीज पर इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर मान लो कि हम अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेशन से रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम उसमें ब्रेन घुसा दें तो कहाँ से उसको समझ में आएगा? समझ रहा है ना? तो वहां पर ये सब जो कौन कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, क्या फोर्स है, वो सब आएंगे बाद में। अभी उसको हम डिस्कशन में, अभी इतना ही ध्यान रखना है। ड्यू टू प्रेजेंस, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड इन दिस दे एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इतना चीज ध्यान रखोगे, नोट में लिख लो ये चीज। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड in H3PO4, sorry, H3PO3 and H3PO2, it act as an reducing agent. अच्छा एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कैन यू टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन दीज थ्री? प्लस 5 प्लस बिल्कुल गुड। प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 निकाल लो x मानकर। 3 + x - 4 = 0, it will come +1। तो देखो इसमें ये ध्यान रखना, इसका बेसिसिटी ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना,
इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, और ये वाला पॉइंट रिड्यूसिंग एजेंट वाला बात भी ध्यान रखना। चलो हो गया ना, ये मिटा दूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ता हूँ, एक चीज और यहीं पर बताना चाहता हूँ। ये बोरिक एसिड से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा पूछा करते हैं एग्जाम में। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिखा रहता है, बेस जैसा दिखता है ये। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, बोरिक एसिड क्या है? मोनोबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है, क्या है? ट्राइबेसिक एसिड। देखने से तो लगता है ट्राइबेसिक एसिड, बट एक्स में ध्यान रखना, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछते हैं। इट इज एन मोनोबेसिक एसिड। क्या? मोनोबेसिक एसिड। ये ध्यान रखना, ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। देखो, अब इसमें बोलोगे कि सर इसमें तीनों हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से लिंक्ड है, तो ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन बोलना होना चाहिए। अब ये बोलोगे हमको, बोलोगे ना? अभी बताया तुरंत, जो हाइड्रोजन सर। ऑक्सीजन से हाँ जुड़ा सर। रहता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बट यहाँ पर सर। ध्यान रखना, हाँ यहाँ सर। पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो बोरोन है ना, बोरोन, अगर बोरोन के पास देखोगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना? बोरोन के वैलेंस शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 बॉन्ड बनाया है। 3 बॉन्ड बनाया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक। और ये 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड। लुईस एसिड, एक लुईस एसिड होता है, एक लुईस बेस होता है। लोन पेयर डोनर वाला को लुईस बेस बोलते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर यस होता है सर, उसको लोन लुईस पर एसिड बोलते एक्सेप्टर हैं। को लुईस एसिड कहते हैं सर। हाँ, एसिड बोलते हैं। इस पर डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, बट इतना बताना था कि ये एक लुईस एसिड है। तो इसमें लुईस ना, स्ट्रक्चर। हाँ, लुईस एसिड कैरेक्टर्स है। तो ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन की, इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन भूख लगा हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को भूख लगा हुआ हो जा रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये OH लुईस वाला एसिड है। निकलेगा। हाँ, तो ये क्या करता है ना, ये हाइड्रोजन देना नहीं चाहता है। पर ले उल्टे क्या लेता है करता है, इससे। जब इसको पानी में डालोगे ना, ये पानी में डालोगे तो क्या करता है, ये ये लुईस बेस की तरह पानी में डालने पर क्या होता है, तुरंत ये क्या क्या करता है, पानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। समझा? ये H+ देने की बजाय, क्योंकि इसको भूख लगी हुई है, तो इसलिए पानी में डालने पर तुरंत क्या करता है, वाटर से OH- एक्सेप्ट कर लेता है। वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर जो देता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, और जो लोन पेयर लेता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। और ये लेने के बाद क्या होता है, ये क्या बन गया भाई साहब? ये ऐसा बन गया, एक OH, यहाँ पर 4 OH आ गया, और इस बोरॉन पर नेगेटिव कैरेक्टर्स आ गया। अगर एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आ जाएगा ना इसके ऊपर। हाँ, नेगेटिव आएगा। और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो Yes, वाटर का, yes, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बाहर निकल जाता है। ये H+ कहाँ से आया? पानी से आया। वो कहाँ अपना से आया? ये भी दे एग्जाम में दिया पूछते हैं। सर। ये अपना H+ नहीं देता है, ये वाटर से जब OH- एक्सेप्ट करता है ना, तो ये H+ बाहर निकलता है। और इसी H+ के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। हाँ, मोनोबेसिक एसिड। ये अपना H+ नहीं दिया, ये उल्टे वाटर से OH- एक्सेप्ट करने की टाइम ये H+ को बाहर निकाला। जब ये H+ बाहर निकला, उसी H+ के कारण इट एक्ट एज मोनोबेसिक एसिड। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। मतलब इसका भी एन फैक्टर्स कितना होगा बताओ? 1। 1। 3 नहीं, 1। लगता है 3 बट 1 होगा। नोट में एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर। तो 1 मिनट। हाँ, तो लिख लो पहले।
हो गया? हाँ सर। तो लिखो, नोट में पॉइंट लिखो। n factor of an acid, n factors of an acid, n factors of an acid, n factors of an acid depends on the type of reaction, depends on the types of reaction, depends on the types of reactions, depends on the types of reactions, depends on the types of reactions, लिख लिए? हाँ सर। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे रिएक्शन है, अगर H2SO4 का रिएक्शन 1 मोल NaOH के साथ कराएं तो ये जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है प्लस पानी बनता है। अगर यही H2SO4 का रिएक्शन अगर 2 मोल NaOH के साथ कराएं तो ये क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है, H2SO4 plus साथ ही साथ 2H2O बनता है। ये जो नीचे रिएक्शन है इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और ऊपर वाले वो क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर देखो, इस रिएक्शंस में एसिड कितना H+ इसको दे रहा है, बेस को दे रहा है? एक H+ देख रहा है, एक ही H+ दे रहा है, एक H+ दे रहा है। उसी से सोडियम, सोडियम ये केटायंस क्या होगा? एसिड के एनायन से कंबाइन होता है। एक H+ देने के बाद ये H+ और OH- निकल कर क्या वाटर बना रहा है, पानी बना रहा है। और ये सोडियम एसिड का अनायन से कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है। इस रिएक्शन में क्या कर रहा है? एसिड अपना 2 OH- इसको दे रहा है, सॉरी 2 H+ दे रहा है। और ये 2 H+ इसके 2 OH- के साथ कंबाइन होकर 2 वाटर बना रहा है। और इसका केटायंस एसिड का एनायन के साथ कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट बना रहा है। तो अभी पहला वाला रिएक्शंस में अगर n फैक्टर्स बोलूं इसका तो कितना होगा? ये कितना H+ दे रहा है? तो इसका n फैक्टर्स 1 होगा। हाँ। और सेकंड रिएक्शंस में अगर n फैक्टर्स की बात करूं तो कितना होगा बताओ? 2 होगा। ये अपना दोनों H+ इसको दे रहा है, इसलिए इसका n फैक्टर्स 2 होगा। तो n फैक्टर्स ऑफ एन सेम एसिड डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि सर जितना हाइड्रोजन निकालेगा उतना सर n फैक्टर होगा सर। हाँ, जितना हाइड्रोजन निकालेगा दैट विल बी n फैक्टर्स, उतना ज्यादा होगा। हाँ, जितना हाइड्रोजन नहीं H+ निकालेगा, हाइड्रोजन की बजाय H+ बोले तो ज्यादा करेक्ट होगा। थैंक यू हाँ। सर। उसके बाद लिखो नेक्स्ट n फैक्टर्स ऑफ बेस। बेस लिखो, बेस। एक मिनट। हाँ, लिख लो। लिख लिया? यस सर। उसके बाद लिखो n फैक्टर्स ऑफ बेस। बेस में ना जैसे एसिड के केस में बेसिसिटी डिफाइन करते थे, इसी तरह बेस के केस में क्या डिफाइन करते हैं बताओ? एसिडिटी क्या होगा? जैसे उसमें बेसिसिटी को कैसे डिफाइन किए थे? OH- OH का। होगा सर।
OH में हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। OH प्लस। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी डिफाइन करते हैं। एसिडिटी दैट इज द नंबर ऑफ OH माइनस। OH माइनस को क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन। number of OH minus a base can donate। या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एक बेस कितना लोन पेयर ले रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। एक्सेप्ट लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर एक्सेप्टेड बाई एन बेस। एक बेस कितना लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, उसको भी हम एसिडिटी ही बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, मोनो। सर बट बेस तो लोन पेयर डोनेट करता है ना, लुइस अच्छा बेस। अच्छा, हाँ रुक जा, हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, ये गलती दिखा गया, सही। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाई एन बेस। सर जो डोनेट करता है वो तो सर प्लस ना हो जाता है सर। नहीं नहीं, डोनेट जो करता है ना, जैसे डोनेट जो करता है उसको बेस के बोलते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिखाए थे ना, BOH3 में, BOH3 में और वाटर्स में। तो वाटर क्या किया था, लोन पेयर डोनेट किया था इसको, इसलिए इसको बोले थे लुईस बेस बोले थे। लोन पेयर डोनर आर जैसे बेस। NH3 तो सर लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए वो तो हाँ बेस बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे NH3, आगे आगे बताऊंगा, NH3 क्या करता है, BH3 को या BF3 को लोन पेयर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस एसिड हो गया। आगे आएगा ये सब। तो लोन पेयर देने वाला बेस होता है और लोन पेयर लेने वाला एसिड होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल ऑफ मोनो एसिडिक बेस जिसका एसिडिटी 1 हो। एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सो ये सब क्या है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोनो एसिडिक बेस है। क्या ये मोनो एसिडिक बेस है बताओ? RNH2, इसको क्या बोलते हैं बताओ? अमीन बोलते हैं। एमीन। क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। एमीन। हाँ सर, इसको क्या ये बोलते हैं बताओ? ये भी एक लोन पेयर देगा ना, ये बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन एनिलीन। बोलते हैं। एनिलीन, ये भी एक लोन पेयर देगा। तो ये भी क्या, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मोनो एसिडिक बेस। इसी तरह डाई एसिडिक बेस, मतलब जिसका बेसिसिटी 2 हो। जैसे इसका एग्जांपल दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एक होता है EN का कोई फुल फॉर्म बताएगा? ये मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ता है। इथिलीन डायमीन। हाँ, इथिलीन डायमीन, बिल्कुल बिल्कुल कहना है, इथिलीन डायमीन। ये भी क्या है देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ये इथिलीन है और दोनों साइड NH2 लगा दो। दो NH2 का देखो दो ये दो लोन लोन पेयर दे सकता है। पेयर। हाँ हाँ, ये दो लोन पेयर देने के कारण ये क्या है, डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस है। ट्राई एसिडिक बेस का एग्जांपल लिख लो, ट्राई एसिडिक बेस का। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब कुछ सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्राई एसिडिक बेस जिसका बेसिसिटी 3 हो। तो डाई एसिडिक बेस, इसका सर एसिडिटी तो सर 2 है, बेसिसिटी तो नहीं। हाँ, क्या क्या क्या, डाई एसिडिक वो बेस में बेसिसिटी 2 है ना सर। एसिडिटी ये B लिखा गया, ए हाँ, एसिडिटी 2 है, इसमें एसिडिटी 3 है। बेसिसिटी एसिड में और बेस में उल्टा चलता है, बेस में एसिडिटी।
जैसे बेस का भी वही सेम काम है कि बेस का भी जो एसिडिटी होता है इट डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। लिख लो, एसिडिटी ऑफ एन बेस या एन फैक्टर्स ऑफ बेस, एन फैक्टर्स ऑफ बेस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, depends on the types of reactions। जैसे ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल HCl के साथ रिएक्शंस कराऊं तो ऐसा होता है। अगर यही जिंक हाइड्रोक्साइड का 2 मोल HCl के साथ रिएक्शंस करवाऊं तो जिंक क्लोराइड प्लस 2 वाटर बनता है। इस केस में एन फैक्टर इसका कितना होगा, 1 होगा। इस केस में एन फैक्टर से कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दो, इस केस में क्या 1 OH माइनस दिया है, इस केस में क्या 2 OH माइनस दिया है। लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, एन फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। N factors of oxidizing agent and reducing agent। N factors of oxidizing agent और reducing agent। तो N factors का क्या फॉर्मूला बताए थे? N factor is the number of electron exchanged per mole of oxidizing agent or reducing agent। Number of electron exchanged per mole of oxidizing agent or reducing agent। एक चीज और ध्यान रखना, फॉर बैलेंस्ड रिएक्शंस, बैलेंस रिएक्शंस में अगर एन फैक्टर्स आपको निकालना है बच्चे, तो क्या करोगे, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अगर पता लग जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच नेट इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ है, अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देना, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर्स हो जाएगा। अब सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिख लिया, इतना लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेडिंग दीजिए। सबसे पहला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग मिलने वाले हैं, दैट वन इज KMnO4। KMnO4 ये लिख लिए ना? हाँ सर। अच्छा, नीट का फॉर्म भरा गया? नीट का कब एग्जाम है पता है इस साल? हाँ सर। 12 सितंबर। 12 सितंबर। फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म तो सर भरना चल रहा है।
चल रहा है, भर दिया। पहला हम लोग देखने वाले हैं, दैट वन इज KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको या हम इसको इस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में भी देखेंगे, MnO4-, क्योंकि ये तो हम जानते हैं क्या है, K+ क्या स्पेक्टेटर आयंस है, तो मेनली हाँ ऑक्सीडाइज सर, ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करेगा? MnO4- ही करेगा। MnO4-। एक चीज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है कि MnO4- एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम में ये MnO4 2-, इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज मैग्नेट आयन। क्या? मैग्नेट आयन। ये पर मैग्नेट आयन है। और न्यूट्रल मीडियम में कहाँ कन्वर्ट होता है, पता है किसी को? MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो बताओ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताओ, पर मैग्नेट में मैग्नीज का +7, बिल्कुल। अगर इसका एन फैक्टर्स पूछते हैं आपसे तो क्या बोलते हैं? एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर्स क्या होगा? 5, बिल्कुल सही है। बेसिक मीडियम में एन फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पर बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट 6 +6 है, +6। हाँ। तो इसका एन फैक्टर्स बताओ, बेसिक मीडियम में क्या होगा? 1। बेसिक मीडियम में एन फैक्टर्स 1। पर एटम चेंज 1 का, और एक ही मैग्नीज है। ये काम पहले भी हम लोग बैलेंसिंग में किए हैं। न्यूट्रल में बताओ, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 तो कितना हो जाएगा? Three. एन फैक्टर्स 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पहली बार। उसके बाद लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 is an strong oxidizing agent. KMnO4 is an strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. And converts पहला, एसिडिक मीडियम में ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या करता है, किसको कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखना। मतलब एक तरह से डीएनए ब्लॉक का काम चल रहा है। डीएनए ब्लॉक में ये अब देखोगे ये सब रिएक्शंस मिलेगा। पहला देखोगे ये क्या करेगा, सामने वाला Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर Fe3+ में कन्वर्ट करेगा। अगर मुझे स्केलेटन रिएक्शंस का स्केलेटन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, MnO4- ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Fe2+ को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर Fe3+ में पहुंचाता है। इसको ये क्या किया, ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, कहां से कहां तक? Fe3+ में। और खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद क्या चीज में रिड्यूस होगा? एसिडिक मीडियम में कहां रिड्यूस होता है? Mn2+ में। और पानी तो साथ में रहता ही है। अगर इस रिएक्शंस को हम बैलेंस करने के लिए बोल दें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो जल्दी करके बताओ मुझे, बैलेंस करना आता है आपको? ये स्केलेटन बन गया, इसको बैलेंस करो जल्दी सा। एन फैक्टर मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जल्दी बैलेंस करो।
8H plus MnO4 minus 5Fe2 plus. हाँ MnO4 माइनस कितना होगा? हेलो सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। 1 हाँ 1, MnO4 minus 1 हाँ बिल्कुल सही है। 5Fe2 प्लस 5Fe2 plus 8H प्लस और 8H गिव्स plus, राइज टू हाँ Mn2 और प्लस सामने होगा 5। Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O. गुड गुड, वेरी गुड, सही किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पीछे पढ़ाया गया उसको आप पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका एन फैक्टर्स निकालोगे तो कितना 5 आएगा, इसका एन फैक्टर्स निकालोगे तो 1 आएगा। देख रहे हो, ये +7 से 2 में जाना है। एन फैक्टर ऐसे भी जानते हैं, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है, और इसका +2 से +3 1 चेंज, इसका एन फैक्टर्स 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट काम होता था, एटम्स को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर 5 आयरन है तो 5 आयरन दिखना चाहिए आपको, मैग्नीज 1 है तो मैग्नीज 1 है। नेक्स्ट, जब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, हाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। इधर देखोगे तो 4 ऑक्सीजन, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन आना चाहिए। साइड पे वाटर मॉलिक्यूल देंगे, हाँ, इधर 8 हाइड्रोजन है तो 8, ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन आयन H plus. फिर उसके बाद चार्ज ऑटोमेटिकली हाँ। बैलेंस होना चाहिए। तो देखो चार्ज बैलेंस हुआ, ये -1 और ये +10 है, +10, ये +10 +18 +17, कितना हो जाएगा? +17 चार्ज है, इधर भी +17 आना चाहिए। 15 और 2 17 5 3 चार्ज है, हाँ 15 और 2 17 हो गया बैलेंस। तो चलो दूसरा ध्यान रखना, दूसरा क्या करता है, ये ऑक्सलेट को कहाँ पहुंचाएगा? CO2 में पहुंचा देगा। ये सब ध्यान रखना है, ऑक्सलेट को कहाँ पहुंचाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका अगर स्केलेटन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, MnO4 माइनस, ये ऑक्सलेट है और एसिडिक मीडियम में ये काम हो रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर कहाँ पहुंचाएगा? CO2 में। खुद रिड्यूस क्या चीज में होगा? Mn2 प्लस में, और पानी तो फ्री में मिलता है। इसको ये काम आपका बन गया कि घर में बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंसिंग का प्रैक्टिस होगा, कि घर में बैलेंस करोगे इसको। आगे इसी तरह देखो, ये जो आपका है तीसरा, ये H2S को सल्फर में बदल देता है, H2S को सल्फर में बदल देता है। स्केलेटन लिख देता हूं, KMnO4 माइनस H2S को ऑक्सीडाइज कर एसिडिक मीडियम में कहाँ बदलेगा? सल्फर में, खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में, प्लस वाटर। इसी तरह ये चौथा क्या है देखो, चौथा I माइनस को I2 में बदलता है। तो नीचे वाला रिएक्शन का स्केलेटन खुद लिखने की कोशिश करो। सर हो गया है। हो गया, हाँ। हो गया। देखो, इसका स्केलेटन लिख लीजिएगा, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस एसिडिक मीडियम I2 में प्लस H कन्वर्ट करेगा Mn2 प्लस प्लस पानी। Mn2 प्लस प्लस इसी तरह पांचवा लिख लेना, हाँ इसी तरह पांचवा लिखना, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में बदलता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में बदलता है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? +4 तो स्केलेटन लिख लो जल्दी सा। ये +4 में है एसिडिक मीडियम में, प्लस ये SO2 में SO4 +6 में पहुंचा देगा, खुद Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, पानी फ्री में मिलता है। इसी तरह ये क्या है, SN2 प्लस को कहाँ कन्वर्ट कर देगा? SN4 प्लस।
MnO4 माइनस SN2 प्लस को एसिडिक मीडियम में SN4 प्लस में कन्वर्ट करता है, खुद Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाता है और पानी। इसी तरह नेक्स्ट ये भी लिख लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड को O2 में बदलता है, यहाँ पर ये -1 में, ये 0 में है, तो स्केलेटन क्या लिखाएगा, MnO4 माइनस प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, ये O2 में बदलेगा, खुद Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, प्लस पानी। ये सब रिएक्शंस को घर में बैलेंस करना है। अब दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट वन इज पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट KMnO4 से थोड़ा कमजोर, KMnO4 से कमजोर है। इतना लिख लिया ना, हो गया है सब? हाँ सर। ओके, चलो दूसरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट भी ये सब काम कर लेता है, जो भी रिएक्शन लिखना डाइक्रोमेट के लिए भी ये सब एप्लीकेबल होता है। ये चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। हार्ड है या हाँ इजी सर, आ है? रहा है। हाँ सर, ये आप चैप्टर समझ हार्ड है रहे या हैं इजी है? तो इजी लग रहा है। आप इजी लग रहा है? Easy है। पहले हार्ड लगता था? थोड़ा 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 सर चलो। हार्ड लगता था। अच्छा, चलो यहाँ पर दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट वन इज K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट। इसमें मेनली एक्टिव आयन कौन है? K प्लस स्पेक्टेटर आयन है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं। ये जो बेसिकली होता है ना, ये डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट। और ये है आपका कौन सा आयन बताओ? क्रोमेट आयन बोलते हैं। ये डाइक्रोमेट और क्रोमेट इक्विलिब्रियम में रहता है। डाइक्रोमेट देखो, ये ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में इक्विलिब्रियम इधर चला आता है। मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो भी क्रोमेट होगा डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एसिडिक मीडियम में ओनली डाइक्रोमेट दिखेगा आपको। और बेसिक मीडियम में क्या चीज दिखेगा बताओ? क्रोमेट अरे यार, बेसिक मीडियम में देखो ना, ये एरो जा रहा है, मतलब बेसिक मीडियम में ओनली क्रोमेट दिखेगा। जो भी डाइक्रोमेट होगा क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात ये ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों को क्या होता है ना, ये दोनों मेनली Cr3+ में जाता है। अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं, एसिडिक मीडियम में तो हमको पता है कि ओनली क्या दिखेगा, डाइक्रोमेट दिखेगा। और ये डाइक्रोमेट कहाँ कन्वर्ट होगा, Cr3+ में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम में क्या दिखाई देगा, ओनली क्रोमेट दिखाई देगा।
और क्रोमेट भी कहाँ कन्वर्ट होता है, Cr3+ में कन्वर्ट होता है। इतना ही रखना है ध्यान। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +6 से +3, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे +6 में है, और ये इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 8 6 3, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तो ये ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 6 है। अच्छा, ये 7 होगा यहाँ पर। चलो, तो आज मैं ना क्लास यहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि मेरा चार्जिंग इशू है, इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चार्जिंग नहीं हो पाएगा, तो मैं यहीं पर क्लास को आज बंद कर रहा हूँ, ठीक ना। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि चार्ज का प्रॉब्लम है, चार्जिंग। ओके सर। ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू। हाँ।